गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे बेटा आप सब लोग। चलिए, मैं डॉक्टर राजेश टोकरे अगेन आपका इस लेक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कल का लेक्चर जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो भी क्लियर हो पाए होंगे। कल हमने जो है जीन रेगुलेशन की स्टेप्स के बारे में देखा था कि जीन का रेगुलेशन क्या होता है, और बेसिक कंसेप्ट हमने समझा था कि लेक ओपेरॉन का मीनिंग क्या होगा, जहां पर लेक मतलब लैक्टोज और ओपेरॉन का मतलब एक स्ट्रक्चर कॉमन रेगुलेटरी जीन जिसका जो है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। जब इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी तो किस टाइप से इस ओपेरॉन का क्या होगा बेटा, ऑन होगा और ऑफ होगा। तो आज उसी ओपेरॉन को आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि एक बैक्टीरिया के अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशन या न्यूट्रिएंट कंडीशन वाली चेंज होती है तो उस बैक्टीरिया के अंदर वो ओपेरॉन जो है उसको कैसे मेंटेन रखता है और उस जीन का कैसे रेगुलेशन करता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आज जो हम समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो लेक ओपेरॉन सिस्टम होता है उस लेक ओपेरॉन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो आप यह देख पा रहे हैं यहां पर ये है रेगुलेटरी जीन है। आई का मतलब होता है रेगुलेटरी जीन, आई का मतलब होता है रेगुलेटरी जीन, पी का मतलब होता है प्रमोटर, आर का मतलब क्या होगा, रेगुलेटरी जीन। ये क्या है, आई का मतलब रेगुलेटरी जीन, पी का मतलब होगा प्रमोटर, ओ का मतलब होगा ऑपरेटर। और यहां पर आप जेड वाई ए जो हैं वो क्या देख पा रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन में एक ही सेगमेंट के अंदर हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। और ये स्ट्रक्चरल जीन जो है बेटा इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद इनका एमआरएनए बनता है और लास्ट में जो है बेटा वो टर्मिनेटर है। तो ये आई फार होगा रेगुलेटरी जीन, पी फार होगा प्रमोटर जीन, ओ फार होगा ऑपरेटर और जेड वाई ए तीनों को मिला के हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। और लास्ट में है टी फॉर टर्मिनेटर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो आई होप इसके पिछले भी लेक्चर में मैंने ट्रांसक्रिप्शन जस्ट खत्म किया था और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कहां पर प्रमोटर होता है, कहां पर ऑपरेटर होता है और इन प्रमोटर ऑपरेटर का क्या रोल होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसके पहले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पर प्रमोटर का मतलब क्या होता है। तो प्रमोटर वो साइट होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो यहां पर कौन बाइंड करेगा, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। प्रमोटर क्या है बेटा, प्रमोटर वो साइट है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, जबकि ऑपरेटर वो साइट है जहां पर रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करता है। कौन बाइंड करेगा यहां पर कौन बाइंड करेगा, रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करेगा, रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करेगा। कौन बाइंड करेगा, रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करेगा। और ये रिप्रेशर प्रोटीन को बनाने वाला कौन होता है बेटा, उस रिप्रेशर प्रोटीन को बनाने वाला कौन होता है, ये रिप्रेशर प्रोटीन को बनाने वाला होता है आई जीन होता है, जिसके कारण क्या बनता है, रिप्रेशर प्रोटीन बनता है। कौन बनेगा, रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा। मतलब एक बात आपको समझ में आ गई कि रिप्रेशर प्रोटीन का सिंथेसिस करने वाला कौन है, आई जीन है, जिसको हम रेगुलेटरी जीन कहते हैं। और ये रेगुलेटरी जीन से बनने वाला रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर पर बाइंड करेगा और ऑपरेटर पर यदि बाइंड कर गया तो प्रमोटर पर बाइंड करने वाले आरएनए पॉलीमरेज को रोक देगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज नाम का क्या है बेटा, ये एंजाइम है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा सिस्टम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जीन क्या होना चाहिए, तो उसमें रेगुलेटरी जीन होना चाहिए, उसमें प्रमोटर होना चाहिए, उसमें ऑपरेटर होना चाहिए और उसमें जेड वाई ए तीनों मिला के स्ट्रक्चरल जीन कहलाते हैं, ये प्रेजेंट होना चाहिए। ये एक नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। तो इस आई से बनेगा रिप्रेशर प्रोटीन, इस पी का मतलब प्रमोटर है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ओ का मतलब ऑपरेटर होता है जहां पर रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करेगा। आई ने बनाया रिप्रेशर प्रोटीन, बाइंड करेगा ऑपरेटर पर। क्लियर हुआ। और यहां पर एसजी का मतलब स्ट्रक्चरल जीन है और ये स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं बेटा, कोड करते हैं एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज को अपटेक करना और लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ये एंजाइम की रिक्वायरमेंट
को फुलफिल कौन करेगा बेटा, ये 3 जीन। तो ध्यान रखिए, ये जेड बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, वाई बनाएगा परमेज को, और ए बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज का। मतलब जब ये तीनों का ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी जाके ये एंजाइम बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या बनाएगा, एंजाइम बनाएगा। किसके मेटाबॉलिज्म के लिए, लैक्टोज के। तो उनका नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है उस एंजाइम का, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दूसरे का नाम है बेटा परमीएज। क्या नाम है, परमीएज। और तीसरे का नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। तीसरे का नाम क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीनों एंजाइम जो हैं, जो लैक्टोज है उसके मेटाबॉलिज्म में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक ही जीन से क्या बन रहा है बेटा, 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन बन रहे हैं। एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है, एक ही जीन से तीनों प्रोटीन बन रहे हैं। इसका मतलब क्या, ई कोलाई का जो डीएनए है या जीन है वो पॉलीसिस्टोनिक हुआ या मोनोसिस्टोनिक हुआ। तो ऐसी कंडीशन में तीनों अलग अलग बन रहे बेटा। इसका मतलब ई कोलाई के अंदर जो सिगमेंट होता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद होता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर से क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का स्टॉप हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नॉर्मल ओपेरॉन के अंदर क्या क्या यूनिट होता है, किनका क्या फंक्शन होता है, एक टेबल के फॉर्म में बेटा 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहां पर नीट में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और यहां पर टेबल के फॉर्म में पूछा जाता है बेटा। किसका काम क्या होता है, ये टेबल के फॉर्म में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब कंडीशन पढ़ते हैं, अब कंडीशन के बारे में देखते हैं। चलिए, पहली कंडीशन है ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है। देखिए दोनों एनर्जी सोर्स है बेटा, दोनों ही एनर्जी सोर्स है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि घर में यदि वाईफाई है तो मोबाइल डेटा का यूज करना कोई काम की बात नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि घर में वाईफाई है तो नो यूज ऑफ मोबाइल डेटा। लेकिन वैसे कंडीशन बन रही है बैक्टीरिया के पास कि यदि इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारे आसपास यदि वो बैक्टीरिया फील कर रहा है कि ग्लूकोज है और लैक्टोज नहीं है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज यदि प्रेजेंट है तो नो नीड टू मेक लैक्टोज मेटाबॉलिज्म और प्रोड्यूसिंग एंजाइम। क्या आपको ये बात समझ में आई? लैक्टोज को मेंटेन करने वाले या लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाले जितने भी एंजाइम हैं उनका सिंथेसिस करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लैक्टोज क्या है, यहां पर अब्सेंट है और यहां पर ग्लूकोज क्या है, प्रेजेंट है। तो यहां पर आप डायग्राम देख पा रहे हैं, यहां पर ये सब क्या दिख रहा है आपको, यहां पर आपको सब क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज है। ये भी क्या है, ग्लूकोज है। ये भी क्या है, ग्लूकोज है। तो जब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज क्या है, प्राइमरी सोर्स है किसका बेटा, एनर्जी का। इसको आसानी से ब्रेक डाउन कर सकता है बैक्टीरिया, आसानी से जो एनर्जी का है प्रोडक्शन कर सकता है। तो इसमें किसी भी टाइप की जो है एनर्जी का वेस्टेज जो है नहीं होता है। लेकिन यदि लैक्टोज है तो लैक्टोज में एनर्जी का बनाने के लिए हमको लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम बनाना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन यह है कि ग्लूकोज यदि प्रेजेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है, तो ओपेरॉन को क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। ओपेरॉन को क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब ओपेरॉन कब ऑफ होगा ये बात को समझते हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, इस जीन के अंदर बैक्टीरिया में क्या होगा, इस जीन में होगा आई, और आई से क्या बनता है, ये आई है, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, और ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये टर्मिनेटर है। तो यहां पर भी क्या दिख रहा है, आई है, ये प्रमोटर है, ऑपरेटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और ये टर्मिनेटर है। तो इनका क्या मीनिंग है, इनको समझते हैं। देखिए आई जीन से क्या बनेगा, एक एमआरएनए बनेगा, और इस एमआरएनए से क्या बनेगा, एक प्रोटीन बनेगा जिसका नाम है रिप्रेशर प्रोटीन। क्या नाम है, रिप्रेशर प्रोटीन। और ये रिप्रेशर प्रोटीन हमेशा कैसे होता है, एक्टिव होता है। कैसा होता है, एक्टिव होता है। तो ये रिप्रेशर प्रोटीन यदि एक्टिव है तो ये आसानी से जाके बाइंड कर जाएगा कहां पर, ऑपरेटर पर। ये मैंने आपको अभी समझाया कि रिप्रेशर प्रोटीन को बनाने वाला कौन है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। तो प्रोड्यूस बाय ये रेगुलेटरी प्रोटीन जो है प्रोड्यूस द रिप्रेशर प्रोटीन, और रिप्रेशर प्रोटीन
बाइंड कहां पर करेगा, तो ऑपरेटर क्या है, बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेशर प्रोटीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या हुआ कि इस आई ने क्या बनाया बेटा, ये रेगुलेटरी प्रोटीन ने एमआरएनए बनाया, जिसका ट्रांसक्रिप्शन से रिप्रेशर प्रोटीन बना, जो कैसा है बेटा, एक्टिव है। और ये एक्टिव होने के कारण, ये कैसा है, ये एक्टिव है, ये कैसा है, एक्टिव है। और एक्टिव होने की वजह से वो कहां पर बाइंड कर गया, बाइंड टू ऑपरेटर। कहां पर बाइंड कर गया, ऑपरेटर पर बाइंड कर गया। तो रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड बाइंड टू ऑपरेटर, ऑपरेटर पर क्या कर गया, बाइंड कर गया। और बाइंड करने से उसने ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो रिप्रेशर एक्टिव होगा तो लेक ऑपेरॉन में इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मतलब ये ऑपेरॉन क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन। अब जब ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो इन एंजाइम का सिंथेसिस भी नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या ग्लूकोज यदि मीडियम में प्रेजेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है, तो ऑपेरॉन ऑन होगा या ऑफ होगा? ये कंडीशनल बेटा, कंडीशनल फॉर्म में ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या होगा इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट एंड लैक्टोज इज एब्सेंट। तो ध्यान रखना, इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट एंड लैक्टोज इज एब्सेंट, इस कंडीशन में क्या होगा, ऑपेरॉन क्या होगा, ऑफ होगा। ऑपेरॉन कैसा होगा, ऑफ होगा। इसका मतलब ऑफ होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ऑपेरॉन से न तो ट्रांसक्रिप्शन होगा न तो ट्रांसलेशन होगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। कब, जब ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं हम। ई कोलाई हमेशा किसको प्रेफर करता है? प्राइमरी सोर्स एनर्जी का कौन है बेटा? प्राइमरी सोर्स एनर्जी का हमेशा कौन होता है? ग्लूकोज होता है। कौन होता है? तो ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स। मोनोसेकेराइड है, इसका आसानी से क्या हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है। आसानी से क्या हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट सोर्स फॉर एनर्जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ग्लूकोज एनर्जी का कैसा सोर्स है, मेन सोर्स है, इजीएस्ट है, फास्टेस्ट सोर्स है एनर्जी का। और बैक्टीरिया सबसे पहले इसी को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कंडीशन में यदि ग्लूकोज प्रेजेंट है, इजी वाला सोर्स प्रेजेंट है, तो ऑपेरॉन को क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। ऑपेरॉन को क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसका मतलब समझ गए होंगे कि लैक्टोज यूटिलाइजेशन सिस्टम इज ऑफ। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक्टिव रिप्रेशर है। ये कैसा रिप्रेशर प्रोटीन है, एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन है। और यदि रिप्रेशर प्रोटीन कैसा है बेटा, एक्टिव है, तो इट कैन इजिली बाइंड टू ऑपरेटर। ये ऑपरेटर पर बाइंड कर जाएगा और ब्लॉक कर देगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को, आरएनए पॉलीमरेज को मूव करने से रोक देगा या प्रमोटर पर बाइंड करने से रोक देगा, जिससे ऑपेरॉन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और ट्रांसलेशन नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में जेड जो हमने पढ़ा था, इस जेड से न तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन पाएगा, न ही लेक वाई से परमेज एंजाइम बन पाएगा, न ही ए से ट्रांस एसिटाइलेज बन पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में पूरा ऑपेरॉन सिस्टम क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, कब ऑपेरॉन ऑफ होगा, कब ऑपेरॉन ऑफ होगा, ये कंडीशन याद रखना है। तो इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज इज एब्सेंट, ऐसी कंडीशन में ऑपेरॉन क्या होगा, ऑफ होगा। यह कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव है। इस एक्टिव को इनएक्टिव करने वाला मॉलिक्यूल यहां पर एब्सेंट है, और वो कौन है बेटा, लैक्टोज है। तो लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है। तो लैक्टोज एब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन में लैक्टोज सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि है ही नहीं। तो नो एलो लैक्टोज, एलो लैक्टोज जो है वो भी एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। और ये एलो लैक्टोज क्या है, ये इंड्यूसर है। ये क्या है, इंड्यूसर है। ये लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है। ये जब एब्सेंट है तो रिप्रेशर प्रोटीन हमेशा कैसा रहेगा, ये रिप्रेशर प्रोटीन हमेशा कैसा रहेगा, ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहेगा। कैसे फॉर्म में रहेगा, ऑलवेज एक्टिव फॉर्म में रहेगा। और जब ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो ये कहां पर बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर पर बाइंड कर जाएगा। एक्टिव रिप्रेशर बाइंड टू ऑपरेटर रीजन, ऑपरेटर साइट या ऑपरेटर रीजन भी बोल सकते हैं। तो ये कहां पर बाइंड कर जाएगा,
ऑपरेटर साइट पर बाइंड कर जाएगा, और यदि ऑपरेटर साइट पर बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर देगा, तो ब्लॉक आरएनए पॉलीमरेज। और जब आरएनए पॉलीमरेज बेटा ब्लॉक हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी टाइप का आरएनए जो एंजाइम है उसका सिंथेसिस नहीं होगा। तो किस कंडीशन में ओपेरॉन ऑफ होना चाहिए, जब ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज अब्सेंट है, ऐसी कंडीशन में ओपेरॉन क्या होना चाहिए बेटा, ऑफ होना चाहिए। यह बात समझ में आ गई होगी। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़े, कब ओपेरॉन ऑफ होगा, जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है। चलिए दूसरी कंडीशन पे आते हैं हम। सेकंड कंडीशन क्या है यहां पर, इफ ग्लूकोज इज अब्सेंट, जो मेन सोर्स है वही अब्सेंट है बेटा। ग्लूकोज क्या है, प्राइमरी सोर्स है किसका, एनर्जी का, और लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है। तो बेटा बैक्टीरिया को सर्वाइवल कंडीशन में रहना है, बैक्टीरिया को जिंदा रहना है तो एनर्जी तो चाहिए, लेकिन एनर्जी का प्राइमरी सोर्स अब्सेंट है और लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में लैक्टोज को ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, और लैक्टोज का ब्रेकडाउन करने के लिए हमको एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए ओपेरॉन को ऑन करना पड़ेगा। देखिए डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये सेल है, ये क्या है, लैक्टोज है, ये क्या है, लैक्टोज है। लैक्टोज यहां से इंटर हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। ये परमेज है, ये परमेज एंजाइम है जो क्या करते हैं, परमिबिलिटी को मेंटेन करते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जब ग्लूकोज एंड लैक्टोज के ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, ये लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर इंटर होगा इसी की हेल्प से, और वहां पर क्या होगा बेटा, इसका ब्रेकडाउन होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये कब होगा, ये जब ये एंजाइम होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो देखिए लैक्टोज प्रेजेंट है, ये लैक्टोज प्रेजेंट है, ये क्या है, ये लैक्टोज है। तो लैक्टोज के होने से क्या होगा, ये लैक्टोज क्या करेगा, इंटर कर जाएगा कहां पर, लैक्टोज क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। लैक्टोज जो है इंटर कर जाएगा कहां पर, इंटर, लैक्टोज क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा कहां पर, सेल के अंदर। तो अब ये देख पा रहे हैं लैक्टोज क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा, लैक्टोज इंटर कर जाएगा कहां पर, सेल के अंदर। और सेल के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूं, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, लैक्टोज है, ये क्या है, लैक्टोज है। ये लैक्टोज क्या करेगा, सेल के अंदर जाएगा और एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एलोलैक्टोज किससे बाइंड कर जाएगा, ये रिप्रेशर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा। और रिप्रेशर प्रोटीन हमेशा एक्टिव होता है, तो वो कैसा हो जाएगा, तो अब ये देख रहे हैं ये एक्टिव था, लेकिन रिप्रेशर प्रोटीन से कौन बाइंड कर चुका है, अब वो कौन बाइंड कर चुका है, ये बाइंड कर चुका है कौन, ये एलोलैक्टोज बाइंड कर चुका है, जिसके कारण ये कैसा हो गया, जिसके कारण कैसा हो गया, ये इनएक्टिव हो गया। अब ये इनएक्टिव हो गया तो क्या ये ऑपरेटर से बाइंड कर पाएगा, नो बाइंड टू ऑपरेटर। और ऑपरेटर पर आरएनए पॉलीमरेज क्या करवाएगा, बाइंड कर जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज नाउ बाइंड टू प्रमोटर, बाइंड कर जाएगा प्रमोटर से, एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई। तो ध्यान रखना है लैक्टोज क्या काम कर रहा है, लैक्टोज जो रिप्रेशर प्रोटीन है उसको इनएक्टिव कर रहा है आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एलोलैक्टोज। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई। ये क्या है, एलोलैक्टोज है, ये क्या है, एलोलैक्टोज है, ये क्या है, एलोलैक्टोज है, एलोलैक्टोज, ये क्या है, एलोलैक्टोज। ये क्या कर रहा है, रिप्रेशर से बाइंड कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, इनएक्टिव कर रहा है। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो ये इनएक्टिव हो जाएगा, कौन, रिप्रेशर प्रोटीन, तो ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज इजी से बाइंड कर जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर जाएगा। जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा तो जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ट्रांसलेशन भी क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन भी क्या हो जाएगा,
स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएस और ट्रांस एसिटाइलेज तीनों एंजाइम का सिंथेसिस होगा। और ये परमीएस क्या करेगा, परमिशन देगा, लैक्टेस के अपटेक करवाएगा। ये क्या करवाएगा, लैक्टोस अपटेक करवाएगा। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, ब्रेक करेगा। किसको ब्रेक करेगा, लैक्टोस को। तो ये दिख रहे हैं, ये आप दिख रहे हैं, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोस से बाइंड कर जाएगा और लैक्टोस से बाइंड करके क्या करेगा, ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये बात समझ में आई। तो क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। यदि ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन में ओपेरॉन ऑफ हो जाएगा। लेकिन ग्लूकोज अब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है तो ओपेरॉन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी। एक बेसिक डायग्राम से मैंने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, नो ग्लूकोज, यदि ग्लूकोज नहीं है तो मैंने आपको कल एग्जांपल भी बताया था कि यदि घर में वाईफाई है तो मोबाइल डेटा का यूज करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वाईफाई नहीं है तो हम मस्ट यूज क्या करेंगे बेटा, मोबाइल डेटा का यूज करेंगे। तो वैसे घर में बैक्टीरिया के आसपास यदि इन्वायरमेंटल कंडीशन है और इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्लूकोज नहीं है तो क्या यूज करेगा, लैक्टोज यूज करेगा। क्या यूज करेगा, लैक्टोज यूज करेगा। और लैक्टोज क्या है, अल्टरनेटिव सोर्स है। अल्टरनेटिव सोर्स है किसका, एनर्जी का। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, लेक ऑपेरॉन मस्ट टर्न ऑफ। ऐसी कंडीशन में लेक ऑपेरॉन क्या होना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए। कब, जब लैक्टोज प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में का मतलब हुआ, लैक्टोज सेल के अंदर इंटर हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, वो एलोलैक्टोज में क्या हो जाएगा, एलोलैक्टोज जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एलोलैक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और एलोलैक्टोज जो है क्या करेगा बेटा, एलोलैक्टोज क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा किसके साथ, बाइंड टू रिप्रेशर प्रोटीन। बाइंड टू रिप्रेशर प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन से क्या कर देगा, बाइंड कर जाएगा। रिप्रेशर जो प्रोटीन है उस रिप्रेशर प्रोटीन से क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। और रिप्रेशर प्रोटीन को क्या कर देगा, परमानेंटली नहीं, ये परमानेंटली का मतलब ये हो गया बेटा हमेशा के लिए नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि आई जो जीन है हमेशा वो क्या करता रहेगा, एक्टिव प्रिपरेशन बनाता है। तो ये कुछ समय के लिए उसको क्या कर देगा, उसको इनएक्टिव कर देगा। क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्रेशर जो है वो इनएक्टिव बन जाएगा। जब रिप्रेशर इनएक्टिव बन जाएगा, देखिए ये क्या है, इनएक्टिव रिप्रेशर है। ये क्या है, इनएक्टिव रिप्रेशर है। और इनएक्टिव रिप्रेशर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर साइट, कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर साइट। तो ये ऑपरेटर साइट से बाइंड नहीं कर पाएगा। और बाइंड नहीं कर पाया तो ऑपरेटर रीजन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और ऑपरेटर रीजन होने के कारण क्या होगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज अब आसानी से इस डायरेक्शन में क्या कर पाएगा, आसानी से इस डायरेक्शन में क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि अब ट्रांसलेशन भी हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन भी हो। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ तो ट्रांसलेशन भी होगा। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएस और ट्रांस एसिटाइलेज जो है, तीनों एंजाइम जो है इनका सिंथेसिस कंप्लीट हो पाएगा। और जैसे ये एंजाइम बने बेटा, जैसे ही एंजाइम बने, तो देखिए कैसे बने, कि ये आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी स्ट्रक्चरल जीन में जेड जो देखा था, जेड लेग जेड होता है। तो ये लेग जेड क्या करेगा, ये लेग जेड क्या करेगा, ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लेक जेड से क्या बनता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। लेक वाई से क्या बनता है, तो परमेस एंजाइम बनता है। लेक ए से क्या बनता है, तो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और यहां पर फंक्शन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये परमेस जो है ये ब्रिंग मोर लैक्टोज इन, ये बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज को क्या करवाएगा, इंटर करवाएगा। बाहर से लैक्टोज को इंटर करवाएगा क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर परमिबिलिटी को मेंटेन रखने वाला प्रोटीन है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बेटा क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक करेगा लैक्टोज को और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या कर देगा, उसको
कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लैक्टोज है, लैक्टोज ये है, यदि ओपेरॉन क्या हुआ, ऑन हुआ, तो ओपेरॉन ऑन होने से लैक्टोज ग्लूकोज में और प्लस गैलेक्टोज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका अपटेक होना बैक्टीरिया के लिए आसान हो जाएगा। तो क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? यदि ग्लूकोज अब्सेंट है तो ऐसी कंडीशन में लेक ओपेरॉन का ऑन होना जरूरी है, क्योंकि लैक्टोज यदि प्रेजेंट है तो उसका ब्रेकडाउन करना, उसका अपडेट करवाने वाले एंजाइम के बारे में हमको पता होना चाहिए। यहां पर ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का नाम से समझ में आ रहा है बेटा, वो एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, लेकिन इसका ज्यादा कोई अभी डिस्क्रिप्शन नहीं है, इस पर ज्यादा कोई रिसर्च नहीं हो पाई है, इस पर ज्यादा कोई इसका फंक्शन पता नहीं है। तो लेकिन मेन फंक्शन जो है अभी हमने परमेस एंजाइम के बारे में देखा है और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के बारे में देखा है। देखिए अब बात करते हैं बेसल लेवल। बेसल लेवल का मतलब क्या है बेटा? देखिए लेक ओपेरॉन यदि ऑन रहा तो परमेस एंजाइम बनेगा, लैक्टोज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनटेक करवाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। और लैक्टोज का ब्रेकडाउन होने से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता रहेगा, गैलेक्टोज का फॉर्मेशन होता रहेगा सेल के अंदर। लेकिन मान लो ये परमेस नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज के अपटेक के लिए भी तो कोई ना कोई परमेबिलिटी वाला एंजाइम होना चाहिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होना चाहिए। तो ये बेसल मेटाबॉलिज्म को कैसे मेंटेन रखेगा? तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना। देखिए बेटा, आरएनए जो रिप्रेशर प्रोटीन होता है, रिप्रेशर प्रोटीन पर ध्यान देना है बेटा। रिप्रेशर प्रोटीन देख रहे हैं आप, ये रिप्रेशर प्रोटीन जो है, ये कौन है बेटा? ये रिप्रेशर प्रोटीन है। और रिप्रेशर प्रोटीन जो है कहां पर बाइंड करता है? रिप्रेशर प्रोटीन जो है वो कहां पर बाइंड करता है? ये ऑपरेटर पर बाइंड करता है। लेकिन रिप्रेशर प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है? शॉर्ट लाइफ वाला होता है, शॉर्ट लाइफ वाला होता है। शॉर्ट लाइफ का मतलब कुछ समय तक रहता है और कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली वो डिग्रेड हो जाता है। तो आप बात सोचिए, रिप्रेशर प्रोटीन को बनाया किसने? आई ने, रेगुलेटरी जीन ने। लेकिन उसकी उम्र कितनी है? शॉर्ट लाइफ की है। तो क्या मुझे बताइए, ये आरएनए पॉलीमरेज को रोक पाएगा? क्योंकि ये खुद ही शॉर्ट लाइफ वाला है, ये डिग्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। और डिग्रेड होने के कारण ये आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिल जाएगा कहां पर बाइंड करने की? ऑपरेटर पर। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। कहां पर? कहां पर? कहां पर? देखिए बेटा, ये है रिप्रेशर प्रोटीन। सपोज मान लीजिए फर्स्ट रिप्रेशर प्रोटीन है, तो देखिए पहला रिप्रेशर प्रोटीन आया, ऑपरेटर पर आके बाइंड कर गया, ऑपरेटर पर आके क्या कर गया? बाइंड कर गया। लेकिन इसकी शॉर्ट लाइफ थी, ये डिग्रेड हो गया, तो आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिल गया और वो बाइंड कर गया ऑपरेटर पर, और उसने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या कर दिया बेटा? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण जो एमआरएनए है उनका सिंथेसिस हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? रिप्रेशर प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिप्रेशर प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले का डिग्रेड होना हुआ और कुछ टाइम के बाद ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया। इस समय ये आरएनए पॉलीमरेज तो मूव कर जाएगा, लेकिन ये सेकंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरा ये रिप्रेशर प्रोटीन आके बाइंड कर पाए। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये कभी कभी होता है, ऑकेशनली होता है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन ये सब होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज स्निक्स इन। आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज स्निक्स इन। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो स्नेक्स इन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आरएनए पॉलीमरेज स्नेक्स कर रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, आरएनए पॉलीमरेज स्नेक्स इन एंड क्रॉसेस किसको क्रॉस कर रहा है बेटा? ऑपरेटर रीजन को, बिफोर न्यू रिप्रेशर बाइंड टू ऑपरेटर। देखिए, रिप्रेशर प्रोटीन का शॉर्ट लाइफ था, वो डिग्रेड हो गया, तो दूसरा आता है, ये सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला रिप्रेशर ये आता है, उसके पहले ही वो क्रॉस कर जाता है, ऑपरेटर रीजन से वो क्रॉस कर जाता है। हाउएवर हैपेंस वेरी रेयरली, ऑकेशनली का मतलब हुआ बेटा ये कभी कभी प्रोसेस होता है, बहुत
कम अमाउंट में होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बिकॉज ऑफ दिस रिवर इवेंट लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ गैप मिल जाता है। ये पहला जाएगा, खत्म हो जाएगा, दूसरा आएगा, तब तक ये टाइम मिल जाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज वह क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? ये बेसल लेवल का मतलब ये हुआ कि दो रिप्रेशर प्रोटीन में एक खत्म हो चुका है, दूसरा आ रहा है, इसके बीच में आरएनए पॉलीमरेज जो है ऑपरेटर रीजन से क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। ऐसी कंडीशन में इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रेशर प्रोटीन के होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। देखिए बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, रिप्रेशर प्रोटीन होगा तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं कर पाएगा, ऑपेरॉन ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, रिप्रेशर प्रोटीन होने के बावजूद भी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। इसका मतलब बेसल लेवल चल रहा है। ये कुछ समय के लिए होता है, जब पहला जो रिप्रेशर प्रोटीन है उसकी लाइफ कंप्लीट होने के बाद डिग्रेड हो जाता है, दूसरा आता है, इस बीच में आरएनए पॉलीमरेज मूव कर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और एमआरएनए बन जाएगा और ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, जिससे प्रोटीन बन जाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इट हेल्प इन मेंटेन द बेसल लेवल ऑफ प्रोटीन। जो सेल के अंदर बेसल लेवल ऑफ प्रोटीन जो है वो होना चाहिए, उनका मेंटेनेंस बना रहता है। तो क्या आपको बेसल लेवल पता आया? क्या बेसल लेवल का मतलब समझ में आया? तो पहली कंडीशन मैंने ग्लूकोज जो है प्रेजेंट था, लैक्टोज अब्सेंट था। ऐसी कंडीशन में ओपेरॉन जो था ऑफ था, लेकिन ग्लूकोज अब्सेंट हो गया, लैक्टोज प्रेजेंट हो गया। ऐसी कंडीशन में ओपेरॉन ऑन हो गया। लेकिन थर्ड जो है बेसल लेवल है, बेसल लेवल का मतलब एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट और एनर्जी की मेंटेन करना है। तो रिप्रेशर जो प्रोटीन है उसका शॉर्ट लाइफ होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिल जाता है। लेकिन जैसे ही सेकंड वाला रिप्रेशर प्रोटीन आता है, वो आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये तो पहला था, ये पहले वाला आरएनए पॉलीमरेज था, ये आरएनए पॉलीमरेज पहले वाला था, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है सेकंड वाला है, और ये रिप्रेशर पहले वाला है, ये रिप्रेशर सेकंड वाला है। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि कब जो है बेसल मेटाबॉलिक जो है पाथवे स्टार्ट होता है। पाथवे इन द सेंस ये कि बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है बेटा कैसे रेगुलेट होता है। तो क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि किस टाइप से जो है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर कंडीशन डेवलप होती है? चले, मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड कंडीशन देखिए बेटा, दोनों कंडीशन में हमने एक में ग्लूकोज को आप प्रेजेंट बताया, लैक्टोज को अब्सेंट बताया। दूसरी कंडीशन में हमने ग्लूकोज को क्या बताया, अब्सेंट बताया, लैक्टोज को प्रेजेंट बताया। लेकिन आप थर्ड कंडीशन देखिए बेटा, कौन कौन प्रेजेंट है? इफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज बोथ प्रेजेंट, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अब दोनों प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। कौन है? लैक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है। इसका मतलब हम इसमें भी दो कंडीशन डेवलप करेंगे। पहला ए में क्या है, यदि ग्लूकोज का लेवल लो है, इफ लो ग्लूकोज लेवल एंड हाई लैक्टोज। बेटा देखिए, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। देखिए बेटा, यहां पर आप देखिए, ये जीन है, ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन है, ये टर्मिनेटर है, ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन है, ये टर्मिनेटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये क्या है, ये ऑपरेटर है, ये प्रमोटर है, और ये हमारा रेगुलेटरी जीन है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, केप साइट होती है। केप साइट होती है, क्या होती है बेटा, केप साइट होती है ना। ये केप साइट क्या होती है, इसको हम थोड़ा समझेंगे। तो ये केप साइट होती है। अब देखिए कंडीशन हमारे पास क्या है कि ग्लूकोज क्या है, हमारे पास कम है। इफ ग्लूकोज इज लेस, देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ग्लूकोज का लेवल क्या है, कम है, और लैक्टोज का लेवल क्या है, ज्यादा है। तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया की बॉडी में, बैक्टीरिया की सेल में यदि ग्लूकोज कम है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या बन जाएगा, बढ़ जाएगा। साइक्लिक एएमपी क्या होता है, एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो ग्लूकोज का लेवल कम है, लैक्टोज का लेवल ज्यादा है, तो साइक्लिक एएमपी का क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इस साइक्लिक एएमपी क्या करता है बेटा, एक बैक्टीरिया की बॉडी में केप जो प्रोटीन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इसको इसके साथ बाइंड करके वो क्या कर देगा, साइक्लिक एएमपी केप कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जो कि कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे कैसे हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे कैसा हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब केप इनएक्टिव था,
लेकिन साइक्लिक एएमपी बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना लिया, साइक्लिक एएमपी के कॉम्प्लेक्स बन गया, जिससे ये एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने से देखिए ये ऑपरेटर पर बाइंड कर गया, केप साइट पर, सॉरी केप साइट पर बाइंड कर गया, ये है केप साइट पर बाइंड कर गया। और केप साइट पर बाइंड करने से इसने क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम था इसको रिक्रूट कर लिया और आरएनए पॉलीमरेज को फास्ट कर दिया टू बाइंड दी प्रमोटर साइट, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ट्रांसक्रिप्शन हो गया और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज, ये तीनों एंजाइम का सिंथेसिस हो गया। परमेज ने क्या किया, ये परमेज जो एंजाइम था इसने ग्लूकोज का या लेक्टोज का अपटेक करवाया, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, इसने लेक्टोज को क्या करवा दिया, ब्रेकडाउन करवा दिया और क्या करवा दिया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करवा दिया। तो क्या आपको कंडीशन समझ में आई, दोनों है, ग्लूकोज भी है लेक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है लेक्टोज भी है, ग्लूकोज कम है लेक्टोज ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज अब क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल पर ऑपेरॉन कंट्रोल हो रहा है। ग्लूकोज कम है तो साइक्लिक एएमपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यदि साइक्लिक एएमपी की वैल्यू बढ़ गई तो ये आसानी से ये केप जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव कर देगा कॉम्प्लेक्स बनाकर, और ये कॉम्प्लेक्स आसानी से केप साइट पर बाइंड कर पाएगा, केप साइट पर बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को जल्दी से क्या करवाएगा, प्रमोटर पर बाइंड करवा देगा। और प्रमोटर पर बाइंड करवाने से क्या होगा, प्रमोटर पर बाइंड करवाने से क्या होगा बेटा, उसको फास्ट करवा देगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलिए दूसरी कंडीशन में यदि ग्लूकोज हाई लेवल है और लेक्टोज लो लेवल है, तो देखिए डायग्राम में यहां पर आपको ग्लूकोज दिख रहा है, ये ग्लूकोज कैसी कंडीशन में है, हाई कंडीशन में है, और लेक्टोज कैसी कंडीशन में है, लो कंडीशन में। तो देखिए ग्लूकोज हाई होगा तो अब ये कंट्रोल करेगा कि जीन का एक्सप्रेशन होना है कि नहीं होना है। तो ग्लूकोज ज्यादा होने से साइक्लिक एएमपी क्या हो गया, कम हो गया। अब साइक्लिक एएमपी कम होने से क्या हो गया बेटा, कि ये जो केप है ये कैसी कंडीशन में था, ये कैसी कंडीशन में था, इनएक्टिव कंडीशन में था, कैसी कंडीशन में था, इनएक्टिव कंडीशन में था। तो ये उतना प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं कर पाएगा और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो केप साइट जो है वो क्या हो पाएगी, केप साइट जो है ऑलरेडी ओपन रह पाएगी। यहां पर आरएनए पॉलीमरेज को आसानी से ये रिक्रूट नहीं कर पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि नाउ आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड टू प्रमोटर साइट, और प्रमोटर साइट पर बाइंड नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाएगा, ट्रांसलेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है बेटा। क्या बातें आपको याद रखना है, यदि ग्लूकोज जो है उसकी क्वांटिटी कम है तो ये बात ध्यान रखना है, और यदि ग्लूकोज जो है तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा है तो ये बात याद रखना है। यदि ग्लूकोज कम है तो साइक्लिक एएमपी जो है वो बढ़ जाएगा और केप का जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो साइक्लिक एएमपी जो है वो कम हो जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़े तो देखिए यहां पर समझिए, इफ बोथ ग्लूकोज एंड लेक्टोज प्रेजेंट, अब ग्लूकोज भी है लेक्टोज भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है लेक्टोज भी प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में जो लेक ऑपेरॉन क्या करता है बेटा, वेरी लिटिल क्या करता है, एक्सप्रेशन करता है। इसका मतलब बेसल लेवल को एक्सप्रेशन करता है। ये बात समझ में आ गई। तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो कंट्रोल करता है कि लेक जीन का एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा, मतलब ऑन होगा या ऑफ होगा। ये किस पर डिपेंड करता है, ग्लूकोज पर डिपेंड करता है। तो देखिए इफ लो ग्लूकोज लेवल, यदि ग्लूकोज का लेवल कम है और हाई लेक्टोज है तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इफ ग्लूकोज इज क्या है बेटा, लो है। तो ग्लूकोज यदि लो है तो कैन नॉट यूज ग्लूकोज, अभी क्या होगा, ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लो ग्लूकोज इज लो, सो सेल कैन नॉट यूज ग्लूकोज and must use another sugar like
लाइक लैक्टोज। किसका यूज करेगा? वो लैक्टोज का यूज करेगा। तो लैक्टोज को यूज करने के लिए क्या होगा? तो आपको याद रखना है ग्लूकोज का लेवल क्या है? कम है, तो साइक्लिक जो एएमपी है वो क्या हो जाएगा? वेरी हाई हो जाएगा। साइक्लिक एएमपी का लेवल कैसा हो जाएगा? वेरी हाई हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो केप प्रोटीन है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? केटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। केटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जो कैसा था? इनएक्टिव था, लेकिन साइक्लिक एएमपी के लेवल हाई होने से, और साइक्लिक एएमपी हाई लेवल कब हुआ? जब ग्लूकोज का लेवल कम था। तो साइक्लिक एएमपी किसके साथ बाइंड कर गया? केप के साथ, और कॉम्प्लेक्स बना लिया, और कॉम्प्लेक्स बनने के कारण उसको क्या कर दिया? एक्टिव कर दिया। मतलब अब साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स इजी से फॉर्म हो सकता है, और ये एक्टिव होके क्या करेगा बेटा? आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा देगा स्ट्रांगली टू द प्रमोटर, और प्रमोटर पे जैसे ही बाइंड हुआ तो हाई लेवल का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई कैसे ग्लूकोज का लेवल जो है मेंटेन रखना है? इफ हाई ग्लूकोज लेवल एंड लो लैक्टोज, यदि ग्लूकोज का लेवल हाई है और लैक्टोज का लेवल लो है, तो एक कंडीशन हमको समझना है। ग्लूकोज इज क्या है बेटा? हाई है। ग्लूकोज का लेवल हाई है तो सेल यूजेस ग्लूकोज फर्स्ट। सेल क्या करेगी? ग्लूकोज का लेवल हाई तो ग्लूकोज को ही यूज करेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? हाई ग्लूकोज होने से, ऐसी कंडीशन में हाई ग्लूकोज होने से साइक्लिक एएमपी का जो लेवल है, साइक्लिक एएमपी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो साइक्लिक एएमपी लो लेवल हो जाएगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ये केप सीआरपी कॉम्प्लेक्स जो है नहीं बन पाएगा। ये केप को हम सीआरपी भी कह सकते हैं बेटा, सीआरपी भी कह सकते हैं। तो ये केप सीआरपी बोल दे या केप बोल दे, दोनों एक ही बात है। तो केप सीएमपी कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं बन पाएगा, और ऐसी कंडीशन में ये बनेगा नहीं। तो क्या होगा? क्या होगा? आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है बाइंड वीकली टू प्रमोटर, बाइंड वीकली टू प्रमोटर, वीकली तरह से बाइंड करेगा प्रमोटर पर, और ट्रांसक्रिप्शन का जो लेवल होगा कैसा हो जाएगा? लो होगा। होगा जरूर लेकिन लो होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि दोनों कंडीशन में प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी है, लैक्टोज भी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ग्लूकोज ज्यादा था तो साइक्लिक एएमपी कम हो गया, और यदि ग्लूकोज कम था तो साइक्लिक एएमपी ज्यादा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए हम थोड़ा कंडीशन समझते हैं। यदि ग्लूकोज का लेवल हाई है तो लो साइक्लिक एएमपी हो जाएगा। अब लो साइक्लिक एएमपी हो गया तो ये सीआरपी कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ओपेरॉन कैसा हो चुका है? रिप्रेशन हो चुका है, रिप्रेस हो चुका है। लेकिन यदि ग्लूकोज का लेवल कम है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और ऐसी कंडीशन में ओपेरॉन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और एक्टिवेशन हो जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो थैंक यू सो मच। आपको आई होप ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसी कंसेप्ट को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।